नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक की साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। तेलंगाना और मिजोरम के अलावा अगर हम 3 हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए जीत हासिल करने के बाद अपने मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए और उन्होंने अपने अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ भी ले ली। अब अगला सवाल यह है कि महज 4 महीने बाद शुरू होने वाले लोकसभा चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या इन नतीजों का कोई फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो वो क्या फर्क होगा। इसे लेकर विधानसभा चुनावों के बाद सबसे पहला एक हमारे सामने ओपिनियन पोल आया है टाइम्स नाउ, टीवी चैनल टाइम्स नाउ और एजेंसी ईटीजी का। टाइम्स नाउ ईटीजी का ये सर्वे कहता है, अगर हम इसकी बिग पिक्चर देखें तो ये कहता है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 2024 में 323 सीटें मिलेंगी। ये 3019 के मुकाबले नुकसान है, हालांकि हम इसकी डिटेल में आगे जाएंगे, लेकिन एनडीए को 323 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, गैर बीजेपी पार्टियों का जो एक गठबंधन बना है इंडिया INDIA, उसे 163 सीट्स मिल सकती हैं, और अदर्स जिसमें YSRCP या फिर KCR की पार्टी या फिर BJD ये पार्टियां आती हैं, उन्हें 57 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर भी जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एनडीए का वोट शेयर 44%, 44% हो सकता है। इंडिया का वोट शेयर 39% है 163 सीटों के साथ, और अन्य 57 सीटों के साथ 17% वोट शेयर ले रहे हैं। तो साफ तौर पर एनडीए की सरकार एक बार फिर बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं इसी पर एक रिएक्शन लेता हूं। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद किदवई साहब और मिलिंद खांडेकर, जो कि तक चैनल्स के हेड हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। राशिद साहब, ये सर्वे जो सामने आया है हमारे, आपको क्या लगता है? ये तो बम्पर जीत दिखा रहा है एनडीए को 2024 में एक बार फिर। जी देखिए, ये सर्वे मुझे लगता है कि जो वास्तविकता है उसके करीब जो राजनीतिक स्थिति है समय देश की, उसको दर्शाता है, और ये दिखाता है कि 3 राज्यों के चुनाव का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक जो मुझे लगता है इम्पैक्ट, एक असर नजर आता है, वो इसलिए नहीं कि भाजपा ने 3 राज्यों में आसानी से जीत लिया चुनाव, बल्कि पूरा का पूरा जो है देश का जो एक राजनीतिक वातावरण है वो मोदीमय हो गया है। लोगों को, मेरे बड़े विपक्ष के नेताओं से बात हुई और तमाम कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर, मतलब इंडिया अलायंस में, उनको एक तरीके का भय और डर पैदा हो गया जो नहीं था। जो बंगाल के चुनाव के बाद में, जो कर्नाटक के चुनाव में बड़ा आशा हो गई थी, वो आशा ये थी कि कोशिश ऐसी होगी कि मोदी को पूर्ण बहुमत से वंचित रखा जा सकता है। वो उनका आकलन था कि 225-200 सीटों तक भाजपा को सीमित किया जाए, और फिर एक राजनीति का एक नया आयाम जिसमें उठापटक हो सकता है सरकार भाजपा की बने, नरेंद्र मोदी जी के साथ में बने या नरेंद्र मोदी जी के बिना बने, लेकिन अब वो सारी बातें पूरी कल्पना लगती है। केवल एक बात मैं कहूंगा कि विपक्ष जो है वो इतना हताश ना हो केवल इस सर्वे के आधार पे, क्योंकि ये यही एजेंसी और यही चैनल है जिसने सर्वे किया था मध्य प्रदेश का, जहां उन्होंने कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। तो अब इस बार मैं मिलिंद जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बार के जो चुनाव का एक सबसे बड़ा जो राजनीतिक बड़े चौंका देने वाले, और जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ, उसके साथ साथ एक जो हम लोग हैं, हम लोग से मतलब जो मीडिया कर्मी है, ये जो राजनीतिक सर्वे करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले, उनको भी बहुत ही ज्यादा मतलब कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। सबके जो थे कयास कोरे रह गए, और परिणाम बिल्कुल उससे भिन्न आया। जो सही थे वो भी अब दूसरे राज्यों में अगर देखें चारों तरफ, तो वो गलत हुए। तो 3 राज्यों ने सबको जो है एक तरीके का हिला दिया है, चौंका दिया है, और एक अनिश्चितता का माहौल है। निश्चितता केवल एक है कि नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। मिलिंद, इससे पहले हम अलग अलग बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की इंडिविजुअल सीट्स पर जाएं, आपका रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं कि एनडीए को हालांकि सीटों का नुकसान दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार तो फिर भी बम्पर विक्ट्री से बनी रही है इस सर्वे के मुताबिक। देखिए नीरज, इस सर्वे का महत्व सिर्फ इतना है मेरी नज़र में कि ये विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला सर्वे है। तो विधानसभा चुनाव के पहले जितने भी सर्वे हो रहे थे, या जो राजनीतिक पंडित लोग आकलन भी लगा रहे थे, तो कोई ये नहीं कह रहा था कि मतलब इंडिया को बहुमत मिल जाएगा और एनडीए को नहीं मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो भी जो लोग मानते थे एनडीए के लिए, वो 250 सीटों का मानते थे कि सरकार तो मतलब जो, जैसा कि सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि भाई
आएगा तो मोदी ही, चाहे वो 250 सीटें आए या 350 आए या 350 आए। तो जो वर्स्ट केस प्रोजेक्शन था, मान लीजिए अगर ये तीनों राज्यों में बीजेपी हार जाती या 2 राज्यों में भी हार जाती, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मान लीजिए, तब भी जो है ये माना जा रहा था कि मेरा भी पहले से ये मानना है कि विधानसभा और उसका कोई परिणाम पर कोई दोनों का तालमेल नहीं था और लोकसभा में बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज मिलता। तो यही बात वापस एक बार पुष्ट हो रही है। और जो हमने पिछले हफ्ते योगेंद्र यादव जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे बीजेपी एक माहौल बना देती है कि चुनाव से पहले उसको वॉकओवर मिल जाए। तो ये जो 3 राज्यों की हार हुई है हिंदी भाषी प्रदेशों में खास करके, तो इसके बाद में बीजेपी के लिए ये माहौल बनाना आसान हो गया कि भाई मैच तो अब जीत ही चुके हैं हम लोग। अब सवाल इतना है कि 300 सीटें आएंगी, 350 आएंगी या 400 आएंगी। तो वो विपक्ष का जो हौसला है वो बुरी तरह से तोड़ दिया है और वो वॉकओवर वाली स्थिति लगभग उन्होंने बना दी है। लेकिन विपक्ष के लिए शायद थोड़ी उम्मीद की एक बात इस सर्वे में ये हो सकती है कि वोट परसेंटेज का जो फर्क है एनडीए और इंडिया में वो सिर्फ 5% का है, 44% और 39%। नहीं, ये मेरा जब आपने ये आंकड़ा दिखाया वोट शेयर का, तो मेरा भी ध्यान इस पर गया था। और हमने राशिद के साथ भी पहले जब बात की थी, जब छत्तीसगढ़ की बात हुई थी, तब भी यही लग रहा था कि वोट शेयर दोनों का बराबर बराबर था, भाजपा और कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि जो सर्वे करने वाले जो एक चीज़ लगभग ठीक पकड़ते हैं वो है वोट शेयर को, भले ही वो ठीक पकड़ लेते हैं लेकिन वो सीटों के जब उसका बदलाव होता है तब गड़बड़ जाता है। अब ये 5% का भी जो गैप है नीरज, ये बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त है मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो 45-44% पर एनडीए है और 39 पर इंडिया गठबंधन है, ये भी थोड़ा भ्रमित करने वाला आंकड़ा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो वोट शेयर है जी, वो कमोबेश पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से आ रहा है, जबकि जो एनडीए का वोट शेयर है वो है उत्तर भारत से। तो अगर आपको एनडीए को हराना है तो उसका वोट आपको खींचना पड़ेगा उत्तर भारत से जी, जो कि 50% से ज्यादा हो जाएगा। ये तो यहाँ पे आपको औसत दिख रहा है, ऑल इंडिया औसत है 44% जी, लेकिन यही औसत जब अगर आप हिंदी प्रदेशों में जाएंगे जहाँ बीजेपी स्ट्रांग है तो वो 54% पे चला जाएगा। बिल्कुल। और कांग्रेस जब तक ये राज्य में छीन नहीं सकती सीटें, तब तक ये 5% का जो वोट शेयर का गैप है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि चूंकि हमारे पास वो आंकड़ा मौजूद नहीं है कि बाकी राज्यों में हिंदी क्योंकि देखिए बीजेपी साउथ में गेम में नहीं है, मतलब उसका पास कोई खोने के लिए भी नहीं है। बीजेपी को अगर कहीं खोना है तो वो नॉर्थ में खोना है जी, और ये कांग्रेस वहां गेन नहीं कर पा रही है। राशिद जी, आपकी भी एक टिप्पणी मैं इस वोट शेयर पे लेता हूं, फिर हम इंडिविजुअल सीट्स की तरफ बढ़ेंगे पार्टियों की। ये एनडीए और इंडिया में ये सर्वे टाइम्स नाउ और ईटीजी का 5% का वोट डिफरेंस दिखा रहा है, लेकिन सीटों के नजरिए से अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा गैप है जी। देखिए, इससे पहले भी जो सी वोटर ने सर्वे किया था, उस सी वोटर में एनडीए और हमने इसकी चर्चा भी की थी, एनडीए और जो इंडिया अलायंस उसका वोट शेयर करीब 43-43% बराबर बताया था। ये 5% का जो डिफरेंस है ये बड़ा मतलब विपक्ष के लिए बहुत ही घातक है। मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि करीब 100 सीटों का फासला रहेगा दोनों पक्ष में, मतलब सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यही मुझे लगता है, और ये बढ़ेगा भी। देखिए, इस चुनाव की मतलब मैं कहता हूँ 3 राज्यों के चुनाव में भी यही वोट शेयर के मामले में ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट और विश्लेषक मत यूं खाए कि उनका एक आकलन था। देखिए, कांग्रेस को जैसे मध्य प्रदेश में 40% मिले, लेकिन भाजपा को 48। अब ये 48% बहुत बड़ी फिगर है। तो इसी तरीके से बाकी राज्यों में भी यही हुआ कि जो अदर्स का वोट का जो एस्टिमेट था वो अदर्स बिल्कुल ढह गए या कम हो गए, और वो पूरे के पूरे, मतलब अदर्स का मतलब ये होता है कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस के वोट जो थे वो भारी संख्या में, मतलब 80-90% के अनुपात में वो भाजपा की तरफ आ गए। तो ये अगर स्थिति रही तो मुझे लगता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आंकड़ों से मैं लड़ना नहीं चाहता और इसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि अगर ये बात जो टाइम्स नाउ का सर्वे सही हुआ तो भाजपा और विपक्ष में कोई मतलब कांटे का टक्कर या करीबी मुकाबला नहीं होगा। वोट परसेंटेज बराबर आना विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं इसमें हम बाद में ग्राफिक्स के मेरे पास ठीक आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन समस्या क्या है नीरज की, 2009 में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे 2019 में भी 10 साल बाद लगभग उसको उतने ही वोट मिले। मतलब पहले 10 करोड़ मिले थे तो वो 11 करोड़ मिले जी। और बीजेपी जो उससे नीचे थी 2009 में, वो 2019 में 3 गुना बढ़ गई जी। बिल्कुल।
अच्छा, अब इसमें बात ये है कि आपको लग सकता है कि भाई बीजेपी को 22 करोड़ या 20 करोड़ वोट मिले और कांग्रेस को 10 करोड़ वोट मिले, मतलब 10 करोड़ का फासला लगभग रहा। और मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें बात ये है कि इन सालों में जो वोटरों की संख्या है वो लगभग 30 करोड़ मेरे ख्याल से बढ़ चुकी है, 25 से 30 करोड़ बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो बीजेपी लूट के ले गई है और कांग्रेस जो है वो जहां के तहां रह गई। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है, जब तक इसको एड्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि वोटरों की संख्या बढ़ रही है, कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है लेकिन वो 10 करोड़ से 11 करोड़ हो रहा है जी। और बीजेपी जो है वो इस बार, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इस बार उनका ये है, लक्ष्य ये है कि 35 करोड़ वोट उनको हासिल करना जी। बिल्कुल। पिछली बार लगभग 23 करोड़ थे, वो 23 करोड़ के करीब। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने लगभग अपने वोट 10 सालों में 2009 से 2019 के मुकाबले, जो राशिद बात कह रही है, उन्होंने अपना वोट बढ़ा लिया। तो वो आदिवासियों के बीच में भी एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो हर तबके में जाके कह रहे हैं कि भाई उनका वोट मैं कैसे ले सकता हूँ, बिल्कुल, जो उनको नहीं देता था। शायद कांग्रेस पार्टी को यही सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। वो अपने पिछले वोट शेयर के मुकाबले ताजा वोट शेयर को देखकर उन्हें लगता है कि हमारा वोट शेयर गिर नहीं, हमारी वोटों की संख्या गिर नहीं रही है, जबकि वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वोटर 30 करोड़ बढ़ गए, लेकिन आपका वोटर वो 30 करोड़ जो बढ़ा है, आपको मुश्किल से 1-8 करोड़ एक्स्ट्रा वोट मिला। बिल्कुल। चलिए, अगर अब हम, चूंकि इंडिया और एनडीए की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादा सरोकार इसी बात से है कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़ा भी मौजूद है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 308 से 328 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 52 से 72। यानी बीजेपी का 2019 का आंकड़ा जो कि 303 सीटें था, बीजेपी उसमें बढ़ोतरी कर रही है। हालांकि एनडीए का मैंने पहले बताया था कि आंकड़ा गिर रहा है, लेकिन बीजेपी अपने हिस्से में बढ़ोतरी कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो मामूली बढ़ोतरी कर रही है। अगर हम अपर साइड पे देखें, एवरेज आउट भी करें तो मामूली बढ़ोतरी कर रही है। तो राशिद साहब, ये तो कांग्रेस को पिछले 5 सालों में कर्नाटका का जीतना, भारत जोड़ो यात्रा, जो तमाम चीजें कही जा रही थी, इस सर्वे के मुताबिक तो कांग्रेस को कोई फायदा 2019 के मुकाबले ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा है। जी नीरज, देखिए यही बहुत बड़ी कांग्रेस की एक समस्या है कि उसका जनाधार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि सब जगह जानते हैं, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक शास्त्र के कुछ उसूल होते हैं, कायदे नियम होते हैं, उसका एक इतिहास होता है, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है कि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रहा, फटीग नहीं हो रहा, योजनाओं का जो लाभ, हर आदमी तो लाभार्थी नहीं होता, उसका फायदा नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी चीजें जो विपक्ष को जिसका फायदा होना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस, क्योंकि एक वो राष्ट्रीय स्तर का एक ऑल्टरनेटिव है, वो ऑल्टरनेटिव नहीं बना पा रही है और उसमें उसकी वो समीक्षा करने की भी स्थिति में नहीं है। 3 राज्यों में चुनाव हुआ और वहां के ऊपर जो हारे उनके खिलाफ कोई जवाबदारी या कार्रवाई वाली बात हमें नहीं नजर आती है। दरअसल देखिए, चुनाव को जो हम फिर कहते हैं कि जो असेंबली का चुनाव क्योंकि अभी हुआ है और 24 का चुनाव है, लेकिन उसमें भाजपा की रणनीति साफ नजर आ रही है। एक तो उन्होंने ये चुनाव जीत के, जहां मैं कह रहा हूँ कि भाजपा भी और कांग्रेस बराबरी पे थे, लेकिन बड़ी जीत हासिल करके जो मतलब प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी दोनों में उन्होंने अपनी जीत दर्ज करा करके एक धाक जमा दी है। लोगों में एक विपक्ष में एक डर का माहौल हो गया है और उनको एक अपने ऊपर अपनी जीत को या अपने आगे वाली रणनीति को लेकर के वो आश्वस्त नहीं है। और उसके 3-4 पॉइंट है नीरज जो बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात जो चेहरे की बात होती है कि आपका लीडर कौन है। विपक्ष का मानना यह था कि वो लीडर जब 1977 और 1989 और 1996 और 2004 की तरह वो बाद में अंतिम समय पे चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है कि मोदी जी की आलोचना करें, निंदा करें, उन पे हमले करें तो नुकसान, और ना करें तो बिल्कुल एक तरीके का वॉकओवर होता है। तो एक चेहरे को लेकर के बड़ा एक गंभीर प्रश्न आ गया और जब अभी 19 तारीख को मीटिंग होगी उसमें वो भी इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई। दूसरा, टॉकिंग पॉइंट्स, मतलब किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े, और वो उसमें सारा हिंदुत्व और बहुत सारे मामले आ जाते हैं कि वैचारिक या जो आर्थिक मामले हैं उस पे कैसा विपक्ष का एक राय कैसे बने और उसके ऊपर वो एक राय नरेंद्र मोदी के जो नैरेटिव है उसके सामने टिक पाएगी।
और तीसरी बात, जो स्ट्रेटेजी देखी, जो मैंने भी बड़ा सूक्ष्म उसका जो एनालाइज करने की कोशिश की, राज्यों में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत चौकस, मुस्तैद और मेहनत उसने करी, और उसका एक कनेक्ट भी था मतदाता के साथ, इसीलिए उसका वोट परसेंटेज मिला। लेकिन वो भाजपा के सामने, भाजपा का केवल कैंडिडेट नहीं था, उनको नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो भरोसा जो जनता के बीच में है, उसका जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में रणनीति बनाई, बहुत सारे लोकसभा की और केंद्र के मंत्री वगैरह लड़ाए गए, उसका फायदा, और जो संघ की जो भूमिका होती है, मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार ने, अगर दो शब्दों में मैं कहूँ, कांग्रेस के उम्मीदवार ने मतदाता से अपना बढ़ाया, दायरा बढ़ाया और बहुत अच्छा संपर्क किया। लेकिन भाजपा की पूरी एक मल्टी लेयर, मतलब 4 या 5 लेयर की हम बात करें, वो टीम थी, उस टीम ने जो था पूरा मतदाता को वोटिंग बूथ तक लाए, अपने पक्ष में वोट डलाया, और कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं हुई। इसीलिए भाजपा भी थोड़ी सी, जो मतलब मैं लोकल लेवल पर कहूंगा, उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये सब दर्शाता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट मैकेनिज्म में भी भाजपा बहुत आगे है, विपक्ष उसको समझ ही नहीं पा रहा है। मिलिंद जी, ये दलील लगातार जब 2024 के चुनावों की बात होती थी तो लगातार ये एक दलील कॉमन थी कि बीजेपी जो है वो बहुत सारे राज्यों में, खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में, अपनी पीक पर है, और जाहिर तौर पर वहाँ पर 2-4 सीटें भी कम होंगी तो वो गिरकर 20 सीटें 25 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन ये डाटा तो बता रहा है, ये सर्वे तो बता रहा है कि बीजेपी गिरने की बजाय और बढ़ रही है। नहीं तो देखिए, जो आपने सवाल पूछा, और अगर अब राज्यवार अगर हम आंकड़ा देखेंगे अगर तो ये राज्यवार जो अगर सीटें जो हम देखेंगे इस सर्वे के मुताबिक, और वो कमोबेश यही है, तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनको गेन हो रहा है जी। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें बढ़ रही है पहले के मुकाबले, और उनकी जो सीटें जहाँ से कम होने का अंदेशा था या कहा जाता है कम हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल है बंगाल का, तो बंगाल में उनकी सीटें नहीं घट रही। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी का कोर एरिया है, तो आप ये देखिए कि लगभग बीजेपी को 8 से 10 सीटों का यूपी में ही फायदा होगा। जी बिल्कुल। और गुजरात में 26 में से 26 थी, वही है, मध्य प्रदेश में भी उतनी ही है, राजस्थान में भी उतनी है, कर्नाटक में मेरे नगर में जो बीजेपी का एक जो दूसरा बड़ा गेंद राशि इस सर्वे में दिख रहा है, और जो कि पहले भी हुआ था कि विधानसभा में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार भी बना ली थी, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लगभग अगर आप हम देखें तो 2-3 सीटों का नुकसान है सर, 25 सीटें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये उल्टा होने के अनुमान था, तो 20 से 22 सीटें मैं नहीं मानता हूँ कि बीजेपी, तो ये जो 300 से प्लस सीटें बीजेपी को दिख रही है जी, इसमें एक कारण है उत्तर प्रदेश, जहां उसको 8 से 10 का फायदा है, और कर्नाटक में जितना नुकसान होने का अनुमान था वो अभी तक नहीं दिखा रहा। मतलब ये आगे अगर यहां से वो कांग्रेस खींच सकती है सीटें जी, लेकिन यहाँ पे वो जेडीएस को अपने साथ ला रहे हैं, मतलब वहां पे बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि भाई कांग्रेस के लिए। तो ये एक बड़ा कारण है। और बंगाल भी, जो हम बाद में चर्चा करेंगे, कि बंगाल में भी सीटें जो है वो लगभग उतनी है। तो जहां जहां उसको नुकसान होने का अंदेशा है उसमें वो हो नहीं रहा, बल्कि कुछ जगह उसको गेन हो रहा है। नहीं, लेकिन इसमें एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही थी कि भाई 10 साल का राज हो चुका है बीजेपी का, लाभार्थी योजनाओं का लोगों को अब आदत लग चुकी है, अब उन्हें और डिमांड करनी होगी, तो वो कोई फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, अगर आपने प्रधानमंत्री को, हम बार बार इस पर बात करते हैं, उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि भाई ये राम मंदिर और ये सब इशू के भरोसे मत रहना, जनता के बीच जाके काम करो। और ये जो अभी विकसित भारत संकल्प जो यात्रा चल रही है जो है, तो उसमें भी वो बार बार एक बात कहते हैं कि इसको हमको सैचुरेशन पे ले जाना है, मतलब कोई भी आदमी छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी तो तब होगी जब लोगों को कुछ, अभी भी जो लाभार्थी है वो बहुत सारे वर्ग छूटे हुए हैं, और सरकार इसमें पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो जिसको मिल रहा है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा कि अगर किसी को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है 1250 रुपया, तो आप उसको 1500 प्रॉमिस करेंगे तो उसके लिए तो जो मिल रहा है वो ज्यादा विश्वसनीय बजाय कि जो आने वाला देगा जी। तो मुझे लगता है कि अभी भी आप ये जो बात कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की, वो इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि लोगों के जेब में पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा राज्यवार भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जिनका जिक्र भी आपने किया। तो अगर हम सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, तो ये सर्वे बता रहा है कि अब एनडीए को, जो कि 2019 में शिवसेना के साथ बीजेपी का एनडीए था, अब वो माइनस है। वो 2024 में भी टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 27 से 31 सीटें मिल रही हैं, और एमवीए यानी कांग्रेस, एनसीपी
इनको मिलकर 16 से 20 सीटें मिल रही हैं। यहाँ भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 2019 में जो है वो शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर 41 सीटें मिली थी और एक इंडिपेंडेंट के साथ 42। तो राशिद साहब, ये महाराष्ट्र में शिवसेना का टूटना और ये तमाम उठापटक जो राजनीति की हुई, इसका भी कोई फर्क बीजेपी पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, ये मुझे लगता है ये सर्वे यहाँ पर थोड़ा विपक्ष के प्रति उदार है। मुझे तो लगता है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ उस समय महाराष्ट्र को लेके बड़ा नेताओं में बड़ा कॉन्फिडेंस था। उनको मानना ये था कि जो 48 लोकसभा की सीट है और कुछ उसके बाद जो सर्वे हुए, मेरे ख्याल से सी वोटर ने भी दिखाया कि करीब 24 के करीब बंटवारा होगा, या एनडीए 20 सीटें लाएगी और बाकी सीटों के ऊपर जो एमवीए जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको बढ़त हासिल हो सकती है। तो बड़ा एक उसको लेके उत्साह था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जैसे जैसे इन चुनाव के बाद में थोड़ा सा वो उत्साह जो है वो कम हुआ है। और अब फिर एक और सबसे बड़ी बात जो है, जो मिलिंद जी, हो सकता है मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ मुझे, लेकिन प्रथम दृष्टि में नजर आ रहा है कि देखिए, ये जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन क्या बना है, गठबंधन की कारण क्या है? उनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, मतलब एक व्यक्ति जिसकी वो सब आदर सम्मान की दृष्टि से देखें, उसके पीछे चलें, वो सब नहीं है। वो केवल और केवल एक तो सत्ता, जो कि एक जायज मांग है कि एक सत्ता हासिल करना होता है, और दूसरा एक एंटी मोदी फ्रंट है कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरा जाए। अब अगर उनके दिग्गजों में ये आकलन पैदा हो जाता है चुनाव से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले कि ये चीज तो होगी नहीं, कोई फायदा नहीं, तो आदमी फिर अपना मतलब पैसे बचाता है अपना। यू ट्राई टू कट योर लॉसेस, नुकसान कम करने का वो होता है। तो ये इंडिया अलायंस रहेगा भी फरवरी मार्च तक, मुझे अब उसको लेकर के संदेह है, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं होती है वहां इस तरह की छीले झपटी वाला माहौल हो जाता है, और उस संदर्भ में एमवीए टिका रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे उसको लेकर के वहां बड़ा संदेह है। लेकिन फिर भी जो सर्वे बता रहा है वो विपक्ष की नजर से गनीमत है कि अगर वो 17 से 21 सीटें बता रहा है तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि कम से कम इतनी सीटें तो आएंगी, क्योंकि ऐसा विपक्ष का जो आकलन है वो इतना अच्छा और मजबूत नहीं है महाराष्ट्र के बारे में। और इंडिया गठबंधन की बिल्कुल बात कही तो विधानसभा चुनावों के फौरन बाद हम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, इन सब के तेवर देख ही रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर थोड़े तेवर और ज़्यादा गर्म हो गए हैं। मिलिंद जी, ये शिवसेना जो कि अब आधी बढ़ चुकी है, 2019 में जो शिवसेना थी अब वो आधी एमवीए के साथ है, आधी बीजेपी के साथ है। क्या ये उस वक्त तो यही माना जाता रहा इतने सालों तक कि बीजेपी का सबसे बड़ा सहारा ही शिवसेना है, बीजेपी उसके दम पर इतनी सीटें लेकर आती है, लेकिन अब अकेले भी, यानी वो टूटी हुई शिवसेना के साथ भी, शिंदे शिवसेना के साथ भी इतनी सीटें लेकर आ रही है, क्या वजह? नहीं, देखिए, ये जो 2 बातें हैं, एक तो पहले जो राशिद ने इंडिया अलायंस को लेकर कही जी, तो ये बात भी ध्यान, जो कट द लॉसेस वाली बात कही, तो देखिए, अगर शिवसेना है या समाजवादी पार्टी है या ममता बनर्जी है, इनको पहले अपने, या इवन शरद पवार है, इनको पहले अपने जो राज्य के किले को बचाना है। मतलब इनको इनकी जो सत्ता आती है वो राज्य सरकारों से आती है। इनकी सत्ता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व में, मतलब इनको तो कोई प्रधानमंत्री बनाएगा ऐसा लगता नहीं, बनने के लिए तो देवेगौड़ा भी बन गए थे। तो इनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा में वो जीत जाए चुनाव और वहाँ सरकार बना ले, बजाय कि लोकसभा में उनको लग रहा है कि भाई जब कोई गेम ही नहीं है तो मैं क्या कर लूँ। तो खैर ये एक मसला है कि कांग्रेस का ही अपना इंटरेस्ट है कि भाई वो लोकसभा में अच्छा करें, बाकी लोगों को अपना जो स्टेट का बेस है या राज्य सरकार है वो बचाने में उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो चाहेंगे कि लोकसभा में कुछ ना हो। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो अगर आप बिग पिक्चर देखें तो बीजेपी को पिछली बार 42 सीटें मिली थी, अगर आप इंडिपेंडेंट भी जोड़ लेंगे 48 में से। और महाराष्ट्र बड़ा महत्वपूर्ण राज्य इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी प्रदेश से आती तो वो है 48 सीटें महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में ये लग रहा था, जो जब मतलब जैसे ऑप्टिमिस्टिक बात जो कह रहे थे राशिद, कि 2 बड़े प्रदेश है जो महाराष्ट्र और बिहार, तो यहाँ पर 82 सीटें मोटा मोटी 81 या 82 सीटें थी एनडीए के पास में 88 में से। तो ये माना जा रहा था कि इन दोनों राज्यों से बड़ा नुकसान होगा, खास करके महाराष्ट्र से। तो अभी भी ये सर्वे दिखा रहा है कि लगभग 15, कम से कम 15, मतलब बुरी स्थिति में 15 सीटों का नुकसान होगा लगभग, और अगर बेहतर स्थिति रही तो 10। लेकिन ये मुझे लगता है जो बदले हुए हालात में जो राशिद कह रहा है कि ये अभी भी नंबर जो है ऑप्टिमिस्टिक है विपक्ष के लिहाज से। तो मुझे यही लग रहा है कि
वो चुनाव कोई शिवसेना हट जाए या नहीं आ जाए, क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव होगा तो वो मोदी वर्सेस ऑल होगा। तो एक तरफ मतलब मोदी है और दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, तो उसमें नेचुरली एडवांटेज जो है वो बीजेपी के पास। और चूंकि बीजेपी ओवरऑल ज़्यादा सीटें ही जीत रही है पहले के मुकाबले, तो ऐसा लगता है जो एनडीए का आंकड़ा है, यानी बीजेपी अपनी जो 23 सीटें थी वो मेंटेन कर रही है या शायद उससे ज़्यादा ही ले रही होगी। उससे ज़्यादा ही लेंगे। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखें जी, तो बीजेपी पिछली बार सरकार नहीं बना पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वही बनी हुई। या अगर उसके पहले भी आप देखें। राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 मिलिंद जी, मैं सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहां जो एनसीपी है वो बड़ा मुझे लगता है कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ा दिलचस्प एक कड़ी है कि वो किस तरफ जाएगी। जिस तरीके से शरद पवार ने अपने रिश्ते बना के रखे हुए हैं अजीत पवार से, और जो 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 ग्रुप उनसे टूट गया है, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहां उनका एक महाराष्ट्र का एक राजनीतिक कल्चर भी है। लेकिन मैं एनसीपी को तो एक बार उसी में मैंने जैसे एक बार आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि एक बार नरसिम्हा राव ने शरद पवार से पूछा था कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो पवार ने कहा कि डिपेंड्स वेदर यू आर बाइंग और यू आर सेलिंग। तो ये स्थिति जो है, ये देखिए जो 24 के चुनाव से 2 महीने पहले मतलब फरवरी मार्च में क्या स्थिति होती है, अगर हालात साजगाज नहीं हुए विपक्ष के लिए मतलब इंडिया अलायंस के, तो आप हो सकता है एनसीपी को भी आप कहीं और देखें। मैं मतलब ये एक भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, मुझे एक ऐसा अंदेशा है। एक और कमज़ोर कड़ी 2024 के लिए बीजेपी की मानी जा रही थी वेस्ट बंगाल। तो हम जरा वेस्ट बंगाल का आंकड़ा भी देखते हैं कि वहाँ पर ये ओपिनियन सर्वे क्या कह रहा है। बंगाल में इंडिया गठबंधन को, यानी ममता बनर्जी की पार्टी प्लस कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ, ये 22 से 26 सीटें लेती हुई दिख रही हैं, और एनडीए जिसे मुख्य तौर पर हम बीजेपी ही माने, वो 17 से 19, एवरेज आउट 18, यानी यहाँ भी वो 2019 के अपने 18 सीटों के आंकड़े को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कमजोर कड़ी नहीं दिख रही है। राशिद साहब जी देखिए, ये बड़ा मुझे लगता है कि चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि जहां पर भाजपा ढंग से चुनाव मतलब लड़ी तो बहुत दमखम से थी, लेकिन संभाल नहीं पाई। चुनाव के बाद आपने देखा कि बहुत से उसके लोग वापस चले गए, एमएलए या जो चुनाव से पहले पार्टी बदल के आए थे, बाबुल सुप्रियो और बहुत से लोग जो थे वो टूट के चले गए। तो भाजपा का ऐसा लगा कि भाजपा बंगाल में फिर एक तरीके से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन अगर ये सर्वे बता रहा है कि वो 17 से 19 यानी 18, तो 18 सीटें पिछली बार मिली थी जब भाजपा बड़ी मजबूती से लड़ी थी। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा होता है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर होगा तो केवल और केवल मोदी फैक्टर की वजह से होगा, क्योंकि ना तो वहां संगठन है, ना उनके पास एक ऐसे मतलब उम्मीदवार है कि जो जीत को लेकर के जो अपने नाम के ऊपर चुनाव जीत सके। तो केवल एक ऐसा जो हम कह रहे हैं ना माहौल बन गया है कि मोदी आ रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, तो बंगाल क्यों पीछे रहे। तो बंगाल से भी मतदाता जो है जिसने ममता बनर्जी के लिए वोट दिया है, वो उससे उसकी तरफ पीठ दिखा करके वो भाजपा को वोट देगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प चीज होगी अगर ऐसा होगा। और ये अगर आंकड़ा आप जो बंगाल का बता रहे हैं, तो मेरा मतलब आप नहीं बता रहे, सर्वे बता रहे, तो मेरा आंकलन होगा कि भाजपा फिर मतलब एनडीए 350 पार होगा, क्योंकि ये और राज्यों में भी होगा। देखिए बंगाल में मेरे आकलन में भाजपा को मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर उनके आने चाहिए आज की स्थिति में। लेकिन अगर उससे दुगने और उससे ज्यादा आ रहे हैं तो ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इससे पहले हम तेलंगाना पे जाएं तो बंगाल पे भी आपकी एक टिप्पणी। नहीं देखिए, बंगाल में जो मतलब मैंने कहा ना कि देखिए बीजेपी को अगर सीटें कम होनी है कहीं से, तो उनमें एक बंगाल है, एक बिहार है, एक कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। तो अभी तक जो हमने देखा कि बिहार का आंकड़ा चूंकि इसमें नहीं है सर्वे में, लेकिन महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही, लेकिन वो उतनी भी नहीं हो रही जितना कि अनुमान था। कर्नाटक में भी बिल्कुल 1-2 सीटें कम हो रही जैसा आपने बताया, बंगाल में हो नहीं रही है जी। बिहार का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो बंगाल का परफॉर्मेंस है, और मुझे लगता है कि राशि कोई वजह नहीं है, मतलब जिस तरह से बीजेपी की जो इलेक्शन मशीन काम करती है, कि ये बंगाल में उनको रिटेन करने में तो कोई दिक्कत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और खास करके जो अभी हमने जो परिणाम देखा है मध्य प्रदेश वाला, कि जितनी बारीकी से उन्होंने काम करके अपनी सीटें बढ़ा ली या एज बढ़ा लिया, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो सीटें जीती थी वो रिटेन कर ले, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक तेलंगाना, चूंकि इसमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी चौंकाने वाली एक जीत हासिल की, और ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के नज़रिए से बहुत बड़ी बात है, दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की वापसी का संकेत है। तो अगर हम इस सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो तेलंगाना में
टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे कांग्रेस पार्टी को 8 से 10 सीटें दे रहा है, जो कि सीधे तौर पर 2019 के मुकाबले एक अच्छा हासिल है, एक अच्छा गेन है। और बीआरएस की सीटें 3 से 5 नजर आ रही हैं यहाँ पे हमें, जो कि सीधे सीधे गिरावट है। लगता है ऐसा जैसे बीआरएस की सीटें कांग्रेस को ट्रांसफर हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 या 4 सीटें ही बचती हैं, जो कि जी 17 हैं, तो 4 सीटें बचती हैं अगर एवरेज आउट करें। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास 4 ही सीटें थी, यानी कांग्रेस पार्टी गेन तो कर रही है यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी कोई बहुत ज्यादा कुछ गंवा नहीं रही है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। देखिए ये है कि मैंने जो कहा ना कि अगर बीजेपी को आपको हराना है या एनडीए को हराना है तो आपको उत्तर भारत में सीटें उसकी घटानी पड़ेगी जी। अब साउथ इंडिया में कांग्रेस अगर गेन कर भी रही है, मान लीजिए तेलंगाना में, तो वो बीआरएस की कॉस्ट पे कर रही है। और जैसे ही बात चल रही है कि बीआरएस भी शायद एनडीए में शामिल हो जाएगा, तो कुल मिला के इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज उसकी सीटें कम नहीं हो रही है। तो ये जो तेलंगाना से एक जो उम्मीद जगी थी कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये है भी, सिग्निफिकेंट जीत है कांग्रेस की, लेकिन अगर ये बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो ये कांग्रेस की जो अगर मान लीजिए जो 52 से 72 जाने की बात है, जो 44 से 52 गए थे, और इस बार अगर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन 72 होगा तो उसमें ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा, लेकिन इससे अलावा इसका कोई अब महत्व नहीं रहेगा। राष्ट्र साहब, एक टिप्पणी आपसे इस पर मैं जरूर लेना चाहूंगा कि कर्नाटका और तेलंगाना में जीत के बाद भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कुछ लूज नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ था ही नहीं ज्यादा उनके पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो बहुत उम्मीद थी कि दक्षिण राज्यों में 2024 में उसको बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन ये सर्वे फिर भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों? तेलंगाना और कर्नाटक की जीत से जो मोमेंटम बना है उसका कोई असर लोकसभा चुनाव में नहीं होगा क्या? देखिए ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि देखिए जो कांग्रेस ने बड़ी भारी, जैसा हमने सबने देखा कि तेलंगाना में भारी जीत हुई, लेकिन उसका वो मोमेंटम नहीं बन पाया, क्योंकि भाजपा भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पर आई। मतलब उसको सीटें जो है बीआरएस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उसकी जगह धीरे धीरे भाजपा अब आने वाले समय में लेगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का जब चुनाव हारती है तो उसमें बहुत सारी समस्या, हमने ऐसी भी खबरें सुनी कि शायद कुछ विधायक और जो लोग लोकसभा के सदस्य हैं वो चुनाव से पहले छोड़ के, और क्योंकि वैचारिक एतबार से वो कांग्रेस के ज्यादा करीब है, बहुत से लोग पूर्व कांग्रेसी हैं वहां पर, केशव राव और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। केशव राव जी दल नहीं बदल रहे, मैं केवल नाम बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग, उनका झुकाव जो होगा वो कांग्रेस की तरफ होगा, तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, तो उसका जो जिसे हम कहते हैं अपोजिशन स्पेस हो, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा का चुनाव है, तो भाजपा की तरफ होगा। तो मेरा आकलन है कि कांग्रेस की बढ़त होगी काफी ज्यादा वहां पर, क्योंकि वहां थोड़ा सा कांग्रेस की कनेक्ट है, जमीन पे भी लोग हैं, और हो सकता है कि प्रियंका गांधी या कोई नेहरू गांधी परिवार का सदस्य भी जो है निजामाबाद से या तेलंगाना से कहीं चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस को इतिहास से बड़ा इस मामले में रुचि रहती है कि इंदिरा जी मेदक से जीती थी और ये हुआ था वो हुआ था, पुरानी बातों पे बड़ा ध्यान रखते हैं और विश्वास रहता है। तो हो सकता है वहां से कोई अगर गांधी परिवार का सदस्य खड़ा हो तो थोड़ी सी ऊर्जा आएगी, तो कांग्रेस को वहां से 10, 12, 15 जितनी भी सीटें मिल सकती हैं, और दूसरे नंबर पे विपक्ष रहेगी, विपक्ष मतलब भाजपा विपक्ष के रूप में पड़ेगी। ओवैसी भी एक फैक्टर है, ओवैसी जी क्या अपना चुनाव जीत पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। तो टाइम्स नाउ और ईटीजी का जो एक सर्वे आया है विधानसभा चुनावों के बाद, साफ तौर पर वो बीजेपी और बीजेपी समर्थकों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लाने वाला है। और कांग्रेस पार्टी जिसको इंडिया गठबंधन बनने के बाद बहुत उम्मीदें 2024 में नज़र आ रही थी, वो इस सर्वे के मुताबिक उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। मैं एक बार फिर समअप कर देता हूं कि टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 323 सीटें मिल सकती हैं, और इंडिया गठबंधन उसे 163 सीटें मिल सकती हैं, और अदर्स यानी जो इन दोनों के अलावा बाकी पार्टियां हैं उन्हें 57 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की भी अगर बात कर लें तो बीजेपी 2019 के अपने 303 के चौंकाने वाले आंकड़े को और ज़्यादा बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, यानी वो 308 से 328 सीटें इस सर्वे के मुताबिक ले रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 52 से 72, थोड़ी सी अगर अपर साइड पे जाएं इस डाटा के तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा गेन हो रहा है, लेकिन बीजेपी को टक्कर या चुनौती देने के नज़रिए से वो बीजेपी के
आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये लगातार सर्वे हमारे सामने आएंगे और 2024 के मद्देनज़र देश की राजनीति, मुझे लगता है कि हर दिन अब करवटें बदलेगी, चैन की नींद तो नहीं सोएगी। हमारी नज़र इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगी। राशिद किदवई साहब और मिलिंद जी के साथ हम लगातार इस तरह के लाइव शोज़ करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलिंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।